एंड वेलकम टू ज़रा हट के मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खुड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। बहुत अरसे बाद लाहौर में दहशतगर्दी लौट कर आई है। आज लाहौर के अनारकली बाज़ार में एक बम धमाका हुआ जिसमें कम से कम 3 अफराद जाबाहक हुए हैं, जिसमें एक 9 साल का बच्चा था जो कराची से अपने मामू के साथ वहाँ घूमने के लिए आया हुआ था। पहले हम चाहते हैं कि इस बच्चे के जो मामू हैं उनकी बात सुन लें। 26 हलाक जख्मी हुए हैं, 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। बच्चे के वालिदैन भी वहाँ पे मौजूद थे और वो भी इस धमाके में ज़ख्मी हुए थे। जब वो ज़ख्मी हालत में हस्पताल मुंतकिल किए गए तो वो बार बार अमले से और पुलिस से पूछ रहे थे कि हमारे बच्चे का क्या हुआ, और हालांकि सबको पता था कि उस वक्त बच्चे की जान चली गई है, उन्हें उस वक्त बताया नहीं। अब शायद उन तक इत्तला पहुंच गई है। पुलिस के मुताबिक ये एक प्लांटेड डिवाइस थी और जाहिर है कि अगर आप फुटेज भी देखें, सीसीटीवी फुटेज, तो बज़ाहिर ऐसा ही लगता है। लेकिन इसके अंदर फिर जो लोग जो ज़ख्मी हुए हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ब्लास्ट अपनी जगह, लेकिन इसको इस तरह पैक भी किया गया था कि श्रैपनल इसमें से निकले, बॉल बेरिंग्स, पुर्जे, कीलें वगैरह वगैरह, इसीलिए 27 लोग फिर इसमें जख्मी भी हुए हैं और वहाँ क्रेटर भी पड़ा है जिससे ये बात हुआ है कि प्लांटेड डिवाइस थी। अच्छा, अब जब ये धमाका हुआ तो जाहिर है सबका ये ख्याल था कि क्योंकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो कलअदम तंजीम है, दहशतगर्द तंजीम है, उसने हाल ही में बहुत से अटैक्स किए हैं। इस्लामाबाद में भी किए हैं, 2 रोज़ कबल 2 पुलिस के नौजवान शहीद हुए और खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं। इस साल में अब तक 24 हमले हुए हैं जिनकी जिम्मेदारी उन्होंने टीटीपी ने कबूल की है, लेकिन महीना भी मुकम्मल नहीं हुआ। बिल्कुल। तो लेकिन कम से कम सोशल मीडिया की हद तक अभी जो आया है कि एक बलोच कलअदम नहीं, उनका एक बाकायदा, नहीं सिर्फ सोशल मीडिया के हद तक नहीं है, उनके बाकायदा एक रिलीज आई है, प्रेस रिलीज आई है, और ये आई है मुरीद बलोच के जानिब, जो तर्जुमान है बलोच नेशनलिस्ट आर्मी के। अच्छा, अब अगर आपने इस तंजीम का नाम पहले नहीं सुना, वो इसलिए है क्योंकि आज 20 तारीख है, 10 जनवरी या 11 जनवरी को इस तंजीम का ऐलान हुआ था, और जो दो मौजूदा तंजीमें हैं, बलोच रिपब्लिकन आर्मी BRA आपने सुना होगा, और यूनाइटेड बलोच आर्मी, इन दोनों को मर्ज करके बलोच नेशनलिस्ट आर्मी बनी है, जिसकी तर्जुमान मुरीद बलोच हैं, और उन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। इससे पहले 2018 में एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बलोच अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीमों की बनी थी, जिसका नाम था बलोच राजी अजॉय संघार, BRAS के नाम से। उसके बाद आप देखते हैं कि कोशिश की गई है, ये तो यहाँ पर एक सॉफ्ट टारगेट है, ये मतलब जिसको अब अजीब लगता है कहते हुए, लेकिन प्योर टेररिज्म। अच्छा, ये जो प्रेस रिलीज है मैंने देखा, मैं प्रेस क्लब में बैठा हुआ था, उसमें जो उन्होंने रीज़न बताई, उन्होंने दावा किया है कि ये जो हमने हमला किया लाहौर में, ये मुबैना तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों हमारी औरतों का जो अगवा है उसके मतलब जो जाहिर है उनकी जो भी रीज़न हो, ये दावा उन्होंने किया। तो मैंने कहा ये अच्छा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हमने हबीब बैंक और उसके पुलिस वालों को दूसरा ये चीज़, क्योंकि कुछ आज ही जो जंग लाहौर है उसके फ्रंट पेज पे एक टेरर अलर्ट के बारे में खबर छपी हुई थी कि ऐसा कोई अंदेशा है, और आज इस धमाके के बाद जो वज़ीर दाखिला हैं शेख रशीद, उन्होंने ये कहा है कि ऐसा टेरर अलर्ट्स हैं कि इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में दहशतगर्द हमलों का खदशा है। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमतों को हमने इन्फॉर्म कर दिया। देखिए वो सब कुछ सही है। देखिए ये तो अलर्ट हो या ना हो, ये तो पिछले साल से हम देख रहे हैं ना कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अटैक्स, तो आप तो समझे परमानेंट। लेकिन ये कि बलोच अलहदगी पसंद की किसी भी बलूचिस्तान से बाहर जो है कार्रवाइयाँ कम हुई है, कराची के अलावा एक बुनियादी फर्क भी हमें नजर आता है, और ये बड़ा क्लियर है। TTP की जो मौजूदा लहर है दहशतगर्दी की, और ये एक बाकायदा उनकी पॉलिसी स्टेटमेंट भी आई थी। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि उनकी क्या रीजनिंग है, वो क्या वजूहात देते हैं, कुछ भी कहना होता है जब आपने लोगों को कत्ल करना होता है, डजंट मैटर। वो टारगेट कर रहे हैं ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, आर्मी, कभी कभी FC एज वेल। ठीक है, अगर वो कहीं और किसी और टारगेट को हिट करते हैं या किसी कबायली एल्डर को मारते हैं तो उसकी अक्सर जिम्मेदारी कबूल नहीं की जाती।
बाय कॉन्ट्रास्ट दूसरी जानिब अगर आप BRAS की तंजीमों को देखें तो यू सी के रिपीटेडली सिविलियन टारगेट्स भी हिट होते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 2020 में, ग्वादर पर्ल कॉन्टिनेंटल 2019 में, और 2019 में मकरान मैसेकर जहां और मारा के करीब बूजी टॉप, वो अलग है, वो मैं उसका मैं जिक्र नहीं कर रहा। यहाँ पर एक बस को रोका गया था कराची और ग्वादर के बीच में, मकरान कोस्टल हाईवे पर, लोगों को वहाँ से निकाला गया था, उनके NICs चेक किए गए थे और फिर वहाँ पर उनको कत्ल किया गया था। और बलूचिस्तान होम सेक्रेटरी ने यह भी कंफर्म किया था कि इसमें एक नेवी और एक कोस्ट गार्ड के पर्सनल भी हैं। अगर हम ओवरऑल ट्रेंड देखें दहशतगर्दी का पाकिस्तान में तो दो चीज़ें वाज़ेह हैं। एक तो कि मर्जर्स का सिलसिला चल रहा है, इस पर हमने बहुत दफ़ा बात की है कि कुछ साल पहले तहरीक तालिबान जो काफ़ी हद तक बिखर गई थी, उसके स्प्लिंटर ग्रुप्स अलग हो गए थे, हिज़्ब-उत-तहरीर वगैरह वगैरह, वो एक बार फिर मुत्तहद हो गई है। अब यही सिलसिला आप कम से कम 2018-2019 से देख रहे हैं। इंतहा अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीमों में भी। ये ट्रेंड मुस्तकबिल में कहाँ ले जा रहा है? पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी। यहाँ मैं इससे पहले कि वो साहब हम उनसे मेहमान हैं हमारे बात करें, आपने फरमाया कि जो तालिबान है वो मोस्टली स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को हिट करते हैं, सिक्योरिटी टारगेट। मुझे याद आ रहा है लाहौर के इकबाल पार्क का धमाका, मैं हाल की बात कर रहा हूँ और प्रीवियस नहीं बात कर रहा, तो अवामी पब्लिक स्कूल का पेशावर चर्च का जो है, नहीं मैं स्पेसिफिकली मैंने स्पेसिफिकली कहा था हालिया जो लहर आई है। देखिए पोस्ट ऑपरेशन, पोस्ट मर्जर, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जाहिर है ये तो हम सब जानते हैं, ऐसी तो बात कोई करने वाली भी नहीं है। तो ये जो ट्रेंड है ये कहाँ जा रही है, और पाकिस्तान की जो काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी रही थी और काफ़ी कामयाब ऑपरेशंस भी हुए हैं, उसको किस हद तक तब्दील करने की ज़रूरत है, और ज़रूरत है भी नहीं। इस पर बात करने के लिए हमने आज ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल बासित। आप टेररिज्म रिसर्चर हैं और पिछले साल सितंबर में तबाद लैब मुशर्रफ ज़ैदी के जो थिंक टैंक है उसके लिए आपने एक पेपर लिखा था अबाउट पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी, जिसमें एक तो जाहिर है कि आपका इशारा था जो पिछले साल हमने देखा कि दहशतगर्दी के हमले बहुत बड़े हैं, छोटे स्केल पर थे लेकिन क्वांटिटी ऑफ अटैक्स बहुत बड़ी है, और इसके साथ साथ जो चेंजिंग जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है इस पूरे खित्ते की, वो किस तरह इसको अफेक्ट कर रही है। तो थैंक यू वेरी मच बासित साहब। पहले जो अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम है उसकी मैं जानिब जाता हूँ। 2018 में एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनती है और इस साल सिर्फ 10 दिन पहले एक अनाउंसमेंट आती है कि UBA और BRA ने मिलकर एक नई तंजीम कायम की है, बलोच नेशनलिस्ट आर्मी, जिन्होंने आज अनारकली के हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। ये जो अगर हम मर्जर्स की सिलसिले की पे बात करें, क्या रीजंस थी कि अब ये सब इकट्ठे होते जा रहे हैं एक बार फिर? अच्छा, ये जो इनका मर्जर है BRA और UBA का रिजल्टिंग इन BNA, ये पैराडॉक्सिकल है इन अ सेंस के ये इन ग्रुपों की अंदर डिविजन्स को भी दिखाता है और इनके अंदर फिर उन डिविजन्स को रिमूव करने की एक एफर्ट भी नज़र आती है। मसलन एक तो जो रीज़न मुझे इस मर्जर की नज़र आती है, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मर्ज हो गई हैं, इन्होंने अपना तंजीमी वजूद जो है उसको ख़त्म कर दिया और अब ये सिर्फ BNA कहलाएंगी। तो एक तो जो सबसे बड़ी इंटरनल वजह थी वो ये थी कि इनके जो मकामी कमांडर थे जो बलूचिस्तान में या खित्ते में मौजूद हैं, उनके इख्तलाफात चल रहे थे उस क़यादत के साथ जो कि यूरोप में मौजूद है, और ये आज की बात नहीं है, ये कई सालों से चल रहा है। तो आखिरकार उन्होंने तंग आके उनका मेन एतराज़ जो ग्राउंड पे मौजूद कमांडर है वो मोस्टली जो है वो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका किसी सरदारी निज़ाम से ताल्लुक़ नहीं है, जबकि जो यूरोप में मौजूद लीडरशिप है वो ज़्यादातर सरदार हैं। तो उन्होंने कहा कि या तो इनको ये अपना सरदारी रवैया छोड़ना होगा या फिर और एक सियासी रवैया अपनाना होगा, वरना हम अपने रास्ते जा रहे हैं लेकिन वो डिफरेंसेस ख़त्म नहीं हुए। तो एक तो ये वजह हो गई। दूसरी मुझे वजह ये लगती है कि जो बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं उनकी अब अफगानिस्तान के अंदर ज़मीन तंग हो रही है। अमेरिका के जाने की वजह से TTP को तो वहाँ पनाह मिली हुई है, लेकिन बलोच ग्रुपों के लिए और ऐसी स्टेटमेंट्स भी बाहर आई थी, वो उनके लिए ज़मीन तंग हो रही है। तो अपने आप को बचाने के लिए भी वो मुत्तहिद
होना शुरू हो गए हैं। तो आई थिंक ये दो मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से हमने ना सिर्फ पहले ये इत्तेहाद देखा बल्कि हम लगातार देखी जा रहे हैं। और इस ग्रुप ने ये भी कहा है कि जो ब्रास बनी थी जिसका आपने जिक्र किया, बलोच राजी अजोई संगर, वो भी इस मुश्तरका मुजाहिमत का हिस्सा होगी जो ये लोग कर रहे हैं। सिर्फ डिफरेंस ये है कि मेरा ख्याल है जो ब्रास है वो ज़्यादा स्ट्रेटेजिक टारगेट्स जो है उनको हिट करती है, जैसे चाइना की इन्वेस्टमेंट्स हो गई, उनके जो यहाँ पे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम करने वाले उनके बाशिंदे आए हुए हैं, जबकि ये वाले जो है इन्होंने लाहौर से आगाज कर दिया है। तो ना सिर्फ ये अपना मसल शो कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रीचिंग लाहौर, बल्कि वो ये भी शो कर रहे हैं कि जो नई वेव होगी अगर यहाँ पे कोई बनती है तो उसके हमें कंटूर्स नजर आना शुरू हो रहे हैं। तो बस साहब, अब जो आपने अपने पेपर में भी स्लाइटली चेंज इन स्ट्रैटेजी की बात की, इन टीटीपी को हमलों को भी टैकल करने की, या इन टोटल जो दहशतगर्द हमलों को भी, तो आपको लगता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ कंप्लेसेंसी भी आई है कि क्योंकि पाकिस्तान से दहशतगर्दी खासी हद तक ख़त्म हो चुकी है, तो ये छोटे छोटे स्लीपर सेल्स हैं बकौल वज़ीर दाखिला के, तो आपको लगता है कि हम थोड़ा कंप्लेसेंट भी हो रहे हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा ये है कि जो मेरा वो पेपर था उसमें मैं एग्जैक्टली यही बात कर रहा था कि ये जो मर्जर्स की जो बात है या जो सुप्लिंटरिंग की बात है कि हमें इसको समझना होगा। अमेरिका के इनखला के बाद हमें इसको समझ लेना चाहिए और जो भी हमारी स्ट्रेटजी है उसको अकॉर्डिंगली हमें एडजस्ट कर लेना चाहिए। कंप्लेसेंसी भी है, लेकिन साथ साथ मैं ये कहूँगा कि कंसर्न भी था। कंसर्न जब अमेरिका का इनखला हो रहा था तो पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के इदारे उन्होंने एक कंसर्न भी जाहिर किया था। मसलन पहली बार हमने सुना कि जो पार्लियामेंट की इन कैमरा ब्रीफिंग थी उसमें टीटीपी और अफगान तालिबान को एक ही सिक्के के दो रुख कहा गया था, या ट्विन ब्रदर्स कहा गया था, या आइडियोलॉजिकल जो है अलाइनमेंट उनकी जो है उसका इजहार था। तो जहाँ पे एक कॉम्प्लेसेंसी आई है, क्योंकि डेफिनेटली टेररिज्म तो उस तरीके से पाकिस्तान में बहुत ही कम हो गया है, तो उसकी वजह से कॉम्प्लेसेंसी भी आई, लेकिन एक कंसर्न भी था। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि उस कंसर्न को एड्रेस करने के लिए हमने क्या किया। अनफॉर्चुनेटली अभी जो हमारी करंट स्ट्रेटजी है, मेरा ख्याल है वो जो टीटीपी के साथ हमने एक मुज़ाकरात किए उसमें हमने एक मोमेंटम तोड़ दिया जो 2015 से चल रहा था कि हमने ऑपरेशंस करने हैं और मुज़ाकरात से इसका हल नहीं निकलता, वो मोमेंटम टूट गया। अब भले उसका जो भी इम्पैक्ट पड़ा हो, लेकिन वो मोमेंटम तो टूट गया। तो मेरा ख्याल है अब हम दोबारा से फायर फाइटिंग कर रहे हैं। जब भी कोई अटैक होता है तो फिर हम जाके स्टेटमेंट्स देते हैं और फिर कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक वो जो सिंक्रोनाइजेशन थी स्ट्रेटजी की, जिसमें जो सॉफ्ट मेजर्स थे या नॉन काइनेटिक और जो हार्ड मेजर्स थे तो जो काइनेटिक मेजर्स थे, उनकी वो सिंक्रोनाइजेशन मुझे नज़र नहीं आ रही। दूसरा जो बात मैंने की, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, कि अब इन्वायरमेंट चूंकि चेंज हो चुकी है तो हमें ज़रा देखना होगा कि अब इन ग्रुपों की नई अलाइनमेंट्स हैं क्या। ये अब हमारे सामने आ रहा है, हर नए अटैक के साथ हमें देखने को मिलता है, अच्छा ये ग्रुप्स तो अब ऐसे मिल रहे हैं, वो ग्रुप्स टूट गए, ये ग्रुप्स मिल गए। इन चीज़ों को अब हमें दोबारा से एक दफ़ा से मैपिंग दोबारा करनी होगी लैंडस्केप की, ताकि हमें समझ आए कि हमारा थ्रेट है क्या, और फिर हमें देखना होगा कि उसके अगेंस्ट हमने स्ट्रेटजी क्या बनानी है। अच्छा बासित साहब, अब अगर हम आए वापस बलोच नेशनलिस्ट आर्मी, जैसे आपने जिक्र किया, अच्छा एक इंटरेस्टिंग किस्म का एक डायनामिक बनता जा रहा है कि टीटीपी को जाहिर है कि एक किस्म की एक बहुत बड़ी मोरल बूस्ट भी मिली है, ऑर्गेनाइजेशनल बूस्ट भी मिली है अफगानिस्तान में तालिबान के आने का। ऑन द अदर हैंड जो बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं उनको कुछ हद तक आपके सेटबैक मिला है। तो अब आने वाले दिनों में इन दोनों की क्या डायरेक्शन होगी, इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बासित साहब, ब्रेक से पहले हम यही बात कर रहे थे कि बज़ाहिर क्योंकि
जो बलोच सेपरेटिस्ट दहशतगर्द तंजीमें हैं उनकी काफ़ी लिंकेजेस थे अफ़गानिस्तान के साथ, वहाँ पर बेसिस का भी हमें पता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब जाहिर है कि तालिबान वहाँ पर अफगान तालिबान के आने से उनको सेटबैक मिला है, टीटीपी को एक एडवांटेज मिला है। तो पहले हम बात करते हैं सेटबैक की। क्योंकि ज़मीन तंग हो गई है, क्योंकि जो फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन है वो शायद लिमिट हो गया है, इनके क्या आपको टैक्टिक्स नज़र आते हैं गोइंग फॉरवर्ड इनटू द नेक्स्ट ईयर? देखिए, वो ज़मीन बेशक तंग हो गई है, वो उनके लिए एक एडवांटेज ज़रूर था, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो सिर्फ अफ़गानिस्तान में जो पनाहगाहें थी उन्हीं पे रिलाई किए हुए थे, या उनकी अफ़गानिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर भी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी मौजूद है? तो मेरा ख्याल है उनकी बलूचिस्तान के अंदर जो है वो एक सपोर्ट बेस मौजूद है, और ये जो इंसर्जेंसी की वेव है, जो 5वीं वेव बनती है, इसको अगर आप देखें तो एक तो ये सबसे बड़ी है, दूसरा ये है इसका एक लीडर नहीं है, तीसरी बात ये है कि ये अब वो जो ट्राइब्स होते थे वो उनसे निकल के कबायली जो सरदार थे उनके हाथों से निकल के ये जो मिडिल क्लास है उसके अंदर चली गई है। ये जो कोस्टल बेल्ट है इसकी तरफ मकरान, गवादर, लसबेला, इस तरफ इसका बहुत ज़्यादा जोर है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर उधर से निकल गए तो ये कमज़ोर ही हुए होंगे, तो इनकी जड़ें मौजूद है। तो एक तो इसका पॉलिटिकल एंगल है कि जो जेन्युइन पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस हैं बलूचिस्तान में उनको एड्रेस करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इनके टैक्टिक्स मुझे ये नज़र आते हैं कि अगर आप जो क्लेम है रिस्पॉन्सिबिलिटी का उसे देखें तो जिस बैंक को हिट किया गया है या जिसके बाहर धमाका हुआ है वो है बैंक अल हबीब, रिस्पॉन्सिबिलिटी में लिखा हुआ है हबीब बैंक को किया गया है। तो इनमें थोड़ी सी वो इमेच्योरिटी भी नज़र आती है कि उस तरीके से ये मकामी जो रहनुमा है उस तरीके से एक मैच्योर इंसर्जेंट का इनके अंदर वो अंसर नज़र नहीं आता। तो मेरा ख्याल है ये जो इन्होंने अटैक किया है तो ये सॉफ्ट टारगेट्स के ऊपर तो आएंगे, सिंबॉलिक इनकी रेजिस्टेंस जो होगी उसके अंदर मुख्तलिफ जो है वो हिट करेंगे ये टारगेट्स को, ताकि अपना प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड करा सके। और ये चूंकि पंजाब की तरफ इन्होंने रुख किया है और ये अटैक जो है इसकी इंटेंसिटी लो इंटेंसिटी का ही एक अटैक था, रिमोट कंट्रोल है। तो मेरा ख्याल है यही इनकी टैक्टिक्स रहेंगी। ये सिटीज के अंदर आके जो है वो पब्लिसिटी लेना चाहेंगे जैसे आज उन्होंने ली, और इसी तरह के और अटैक्स जो है उनकी तरफ ये लोग जा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है इसके अंदर जो स्ट्रेटजी के अंदर देखने की ज़रूरत है कि एक दफ़ा फिर इन ग्रुपों के अंदर जो भी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं उनको समझने की ज़रूरत है, और जो नए अटैक्स हुए हैं उसका पैटर्न देख के फिर स्ट्रेटजी को जो है वो उसी तरीके से रिवाइज किया जा सकता है। मतलब कि लो टेक हाई विजिबिलिटी। अच्छा बासित साहब, मैं एक चीज़ और भी जानना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पहले नेक्टा थी, बल्कि है काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, फिर साथ ही साथ हमारे नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बन गई जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना आप शेयर करेंगे। तो वर्चुअली नेक्टा इनफेक्टिव हो गई है उस वजह से। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है, आपको लगता है कि ये एडजस्टमेंट जो हमारे तरफ से हो रही है ये नताइज किस तरह से लेके आएगी जैसे पहले होता था नेक्टा में? देखिए, इन ऑल ऑनेस्टी जितनी मर्जी ब्यूरोक्रेटाइजेशन आप कर दें रिस्पांस की, उससे उसकी एफिशिएंसी तो इंक्रीज नहीं होती। इन ऑल ऑनेस्टी हमें पता है कि 2014 का जो आर्मी पब्लिक स्कूल का अटैक था उसके बाद जो अर्जेंसी हमें नजर आई थी क्योंकि उसके अंदर आर्मी इन्वॉल्व हो गई थी और स्टेक्स बहुत हाई हो गए थे क्योंकि पब्लिक का प्रेशर आ गया था। अब हमारे साथ होता यह है कि हम वही फायर फाइट में लग गए हैं। जैसे सियालकोट का वाकया हुआ उसके बाद बहुत हमने बयान दिए कि ये वेकअप कॉल हो गई है, हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद क्या हुआ, अब फिर अटैक हो गया, फिर बातें होंगी। तो ये जो हम ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करके जाते हैं, इससे हम सिर्फ कंफ्यूजन को ज्यादा करते हैं। नेक्टा का मकसद ये था कि जो मैंडेट्स हैं, ओवरलैपिंग मैंडेट्स हैं, उनको क्लैरिफाई किया जाए ताकि एक यूनिटी ऑफ पर्पस के साथ और सिंक्रोनाइजेशन के साथ तमाम इदारे रिस्पॉन्ड कर सके। अब ये जो नई जो बना दी गई है एक और इदारा, इसके साथ नेक्टा का क्या रोल है, उसका क्या रोल है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, ये चीज़ें कंफ्यूज कर देती हैं। तो मेरा ख्याल है जो मेन पॉइंट है जो मैं एम्फसाइज करना चाहूँगा कि जिस वक्त तक पॉलिटिकल ओनरशिप नहीं लेती गवर्नमेंट ऑफ द डे, उस वक्त तक हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और हमें पता है कि किसी भी चीज़ की ओनरशिप, वो मरी का वाकया हो या भी कोई और वाकयात हो, वो भी इधर उधर डिफ्लेक्ट कर दिए जाते हैं, कोई उस तरीके से ठोस कदम लिया नहीं जाता।
सो आई थिंक हमारी अटेंशन डाइवर्टेड है, यहाँ पे गवर्नेंस का फुकदान है, उसने सिक्योरिटी सेक्टर को भी मुतासिर किया है, रीजन की सूरत हाल ने हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को मुतासिर किया है, और जैसे शुरू में जिक्र हुआ था एक फैक्टर ऑफ कॉम्प्लेसेंसी भी आ चुका है। तो हमें होलिस्टिकली इन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। अच्छा, तो इदारे सिर्फ इदारे बनाने से नहीं होगा, मेरा ख्याल है ओनरशिप लेके एक दफ़ा शुरू करें तो फिर इदारे जो है वो अर्जेंसी देख के साथ चल पड़ते हैं। अच्छा बासित साहब, आपने बात की कंप्लेसेंसी की, आपने बात की होलिस्टिक अप्रोच की, तो मुझे याद है कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक ऐसे ड्रॉप कर दिया एक इंटरव्यू में अली मुस्तफ़ा के साथ कि जी बिल्कुल हमारी बातचीत चल रही है तहरीक तालिबान के साथ, फिर हमें ये भी पता लगा कि काबुल में कुछ या अफ़गानिस्तान में कुछ मीटिंग्स भी हुई है, अफ़गान तालिबान सालिसी का किरदार दे रहे हैं। अच्छा, जो इस डिसीजन को डिफेंड कर रहे थे उनकी आर्ग्यूमेंट ये थी कि जी आखिरकार आप हमेशा हमेशा के लिए जंग तो नहीं लड़ सकते, और बिल आखिर हर जंग या जो भी कॉन्फ्लिक्ट नेगोशिएटिंग टेबल पर आके ही ख़त्म होता है। एक और पॉइंट ऑफ व्यू इसमें यह है, और मेरा ख्याल है कि आपका भी शायद यही है, कि आपने एक तरह से तस्लीम किया कि उनके टैक्टिक्स ने इतना प्रेशर क्रिएट किया है कि यू हैड टू कम टू द टेबल। इस तरह की जो एटीट्यूड है ये हमें कहाँ ले जाएगा आपकी नजर में? देखिए, दिस इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट, एज हार्श एज इट साउंड्स, मुझे ये कहना पड़ेगा कि जब तक रियासत खड़ी नहीं होती एक पोजीशन लेके कि व्हाट डू वी स्टैंड फॉर, तो फिर तो मुज़ाकरात किसी से भी हो सकते हैं। लेकिन जब आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं कि ये विजन है, ये हमारा लॉ है और ये हम चाहते हैं, तो उस फिर आपके पैरामीटर्स आ जाते हैं। उन पैरामीटर्स या उन रेड लाइन से बाहर आप बात नहीं करते क्योंकि वो नॉन निगोशिएबल होते हैं। तो इसमें भी अल्टीमेटली हुआ तो ये कि फिर वो जो रेड लाइंस आ गई रियासत की, उनके आगे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किए, लेकिन बात तो कर ली। तो मेरा ख्याल है कि हमें क्लैरिफाई करना पड़ेगा, जो हमारे अंदर की कंफ्यूजन्स हैं उन्हें दूर करना पड़ेगा। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, यहाँ के लॉस जो है उसके अंदर लोगों को इजाज़त है कि वो इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, ये एक गिवन है। जब ये एक गिवन है तो उससे हमें आगे बढ़ना चाहिए। जब हम उसके अंदर ही कंफ्यूजन का शिकार होंगे, जैसे अभी एक मजमून आया है और उसके अंदर जो है पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने की जो बात की गई है, तो इस तरह का जब हम डिस्कोर्स पॉलिटिकल गोल्स के लिए लेके चलते हैं तो हम फिर जो है खुद को भी कंफ्यूज करते हैं और ऐसे गिरोहों के लिए भी जो है वो स्पेस को खोलते हैं कि वो ये बात कर सके कि हाँ जी यहाँ पे फिर कोई इश्यूज तो हैं, तो हम जो एजेंडास लेके चल रहे हैं उनमें जान है। तो फ्रैंकली जब आप ये करेंगे, ऐसे पैराडॉक्सेस आपके होंगे, तो फिर आपके रिस्पांस में क्या जान रह जाएगी? क्योंकि एंड ऑफ द डे बात नैरेटिव की है। अगर आप नैरेटिव के साथ कंसिस्टेंटली खड़े ही नहीं होती, अपने वैल्यूज को डिफेंड करने पे तैयार नहीं है, तो फिर आप गोलियों से तो वैल्यूज को डिफेंड नहीं करते। वैल्यूज को डिफेंड करने के लिए बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित साहब। सॉरी कर सकते अच्छा तज्जिया था, खत्म होता है। वी टेक अ ब्रेक एंड बी राइट बैक। वेलकम बैक। और अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो कराची में स्ट्रीट क्राइम्स गुज़िश्ता चंद माह से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और अगर गुज़िश्ता साल का ही डेटा लिया जाए तो कम से कम 50,000 मोटरसाइकिलें चोरी हुई हैं, 2,000 से ज़ायद जो है गाड़ियाँ चोरी हुई हैं, बहुत से लोगों को रॉबरीज़ में कत्ल किया गया। उसके अलावा जो है बाकी जो मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग है उसका तो शायद डेटा जो है वो हज़ारों में पहुँचता है, और बहुत से लोग तो अब मोबाइल फ़ोन की रिपोर्ट भी नहीं लिखवाते क्योंकि परसू कैसे करेंगे। इस साल के अभी तक जो 20 दिन हैं, अगर 2 हफ्तों का डेटा लिया जाए तो 8 लोग जो हैं अब तक जाँ भाग हो चुके हैं रॉबरीज़ को जो है रजिस्ट करते हुए, और उसके अलावा 55 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। और जिस तवातुर से वाक़यात हो रहे हैं तो दिन के कम से कम 2-3 CCTV फुटेजेस आ जाती हैं और जिसमें दिखाया जाता है कि वो लूट रहे हैं और कोई इस तरह का जो है निज़ाम नहीं है कि उनको रोक सके। ऑल्दो जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो कार्रवाइयाँ भी साथ साथ कर रहे हैं, मगर वो नाकाफ़ी हैं क्योंकि ये वाक़यात नहीं रुक रहे। इस सब पर बात करने के लिए हमारे डॉन के इमरान हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं।
तो इमरान, पहले तो हम ओवरऑल बात करते हैं क्योंकि उसके बाद एक और रुख है जिस पर बात करनी है। तो ये जो इंक्रीज़ आई है, इस बात को एडमिनिस्ट्रेटर जो है मुर्तज़ा वहाब, उन्होंने भी माना है और उन्होंने कहा है कि नहीं, जितनी गुर्बत हो गई है या जितनी वो है, ज़ाहिर है उसके कोई ना कोई वो है, मगर एडमिशन है हुकूमत की तरफ से कि हाँ वाकई हालात बहुत बुरे हो गए हैं दोबारा से। देखिए, ये सबसे पहले जो एक स्ट्रीट क्राइम जब से ईजाद हुआ है, जब से सेल फोन्स हमारे पास यूटिलाइजेशन बढ़ी है, स्ट्रीट क्राइम का नाम दिया गया है। लेकिन स्ट्रीट क्राइम का कोई पर्सनल लॉ नहीं है कि अगर कोई वारदात हुई है तो उसको कोई अलग जो है वो कोई दफ़ा की जाए या उसके अंदर कोई 780 का जो है वो इंक्लूड की जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम दिया गया है। जिस तरह टारगेट किलिंग एक नाम है, उसमें 302 लगती है, इसी तरीके से यहाँ पर भी डकैती लगती है, दफ़ा वही लगती है, सिर्फ नाम है, कोई फ़र्क नहीं है उसके अंदर। अब 780 अगर इसके अंदर 780 अगर हम लगाते हैं, उसके अंदर जहाँ पर एक्सप्लोजिव आ रहा है, जहाँ पर बम धमाका हो रहा है या जहाँ पर दस्ती बम इंक्लूड कर दिया गया है, वहाँ पर हमला हुआ है, तो उसके अंदर 780 लग जाती है। तो वो अदालत उसकी इनसे ज़्यादा दहशतगर्दी की अदालत में केस चलता है, वहाँ पर ज़मानत ज़रा मुश्किल से होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर ये भी देखने में आया है कि बंदा मुल्जिम पकड़ा जाता है रेड हैंडेड, 10 दिन में बाहर होता है और 11वें दिन में अलग वारदातें कर रहा होता है। अच्छा, अब मुजरिम की आपने बात की तो ये अब एक बहुत इंटरेस्टिंग तो नहीं कह सकते, खौफनाक किस्म की स्टोरी है। 12 जनवरी को 28 साल का एक लड़का, मतलब बंदा शाहरुख नाम का, उसके अभी उसकी शादी हुई थी, अभी उसका वलीमा हुआ था। उनकी वालदा, उनकी बहन, वलीमा होना था, उनकी वालदा और उनकी बहन एक रिक्शे में जा रही हैं, उनके पीछे एक शख्स आता है और उनके घर के बाहर उनको लूटने की कोशिश करता है। शाहरुख दरवाज़ा खोलता है, उसको रोकने की कोशिश करता है और जिसके पीछे आपने ये फुटेज देखी होगी, उसको गोली मारकर हलाक करके फरार हो जाता है। बाद में निशाना केस बनता है सैयद कांस्टेबल सैयद अली फरजंद के खिलाफ। वो उस दिन उनको पहले ही शो कॉज नोटिस मिली थी कि आप ड्यूटी पर आते नहीं हैं, क्या मसला है आपको। और फिर जब पुलिस उसको जाकर गिरफ्तार करने की कोशिश करती है और उसमें भी कुछ कंफ्यूजन है कि कहाँ और कैसे, अकॉर्डिंग टू पुलिस वो अपने आप को गोली मार देते हैं, सुसाइड कर देते हैं। अच्छा, अब इसको पढ़े थे और आप ज़ाहिर से बहुत बेहतर जानते हैं, 10 शो कॉज मिले हैं फरजंद को, कांस्टेबल फरजंद को। 12 साल उनकी सर्विस रही है, सिर्फ 4 सालों में 10 शो कॉज नोटिस मिले हैं। हर बार इंक्वायरी हुई है, हर बार इंक्वायरी में इनको बरी किया गया है। ये क्या कहानी है सर? यही तो बड़ा एक अलमिया है, यही कहानी है ना, एक बड़ा अलमिया है। शॉर्ट टर्म किडनैपिंग, घरों में जाके बंदों को उठा के ले जाना, अपनी कभी गांव में रखना, किसी भी जगहों पे घरों में ले आके खोली में रख देना, वहाँ पर उनके घर वालों से पैसे मांगना, ये सब चीज़ें माशाल्लाह उनका क्राइम रिकॉर्ड जो उनकी सर्विस बुक है तो बड़ी, वो तो खासी मकसद एक कहते हैं केस फाइल मोटी बनी हुई है। वो 2 बार गिरफ्तार, उसके बावजूद गिरफ्तार भी नहीं, मकसद मौतली भी, गिरफ्तारी भी, सब कुछ। और मकसद उनको बहाल करने वाले कौन है सर? हाँ, कौन है ये? कौन है? तो मकसद उनको बहाल करने, क्या कमाऊभूत बच्चा था पुलिस का? वो ऐसा ही लग रहा है कि मकसद माँ जो बच्चा कमा के लेके रहा था, माँ उसको भी घी वाला पराठा देती है, बाकियों को चाहे वो बदतमीजी से बात करे। या एग्जैक्टली। तो ये चीज़ ये एक आंखें खोलने वाली चीज़ है। कौन संजीदा है इस मुल्क के अंदर या इस शहर को संभालने के लिए? सब कहते तो हैं आई ओन कराची, लेकिन उसको ओन करने वाला कोई नहीं, उसके लिए इक़दामात कोई नहीं कर रहा। क्राइम ओन्स कराची। अच्छा, अब यहाँ पर लेकिन मुझे बताएं, ये अली फरजंद अकेला तो नहीं है, ये तो लॉन्ग। लेकिन पहले सर अली फरजंद पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं ना, क्योंकि अभी हम वहीं जा रहे हैं, अभी हम पहुंचे नहीं है हम वहाँ पर। गिरफ्तारियाँ, नोटिस, इंक्वायरियाँ, शो कॉज, और ये जो शो कॉज नोटिस इशू किए गए थे वो वेस्ट जोन DIG, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट SSP, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल SSP और हेडक्वार्टर SP की जानिब से, एक बंदे से नहीं, मुख्तलिफ दारों से। अच्छा, अब मैं इसके बारे में कुछ पढ़ रहा था तो सर्विस रिकॉर्ड के मुताबिक जब भी सस्पेंड होते हैं फिर दोबारा बहाल किए जाते हैं, बार बार। और इन रिकॉर्ड्स में उन सीनियर पुलिस अफसरान के नाम भी हैं जिन्होंने इनके ऊपर क्लीन चिट का ठप्पा लगाया है, जैसे कि 2019 में 2 बार मुअत्तल होकर 2 बार रीइंस्टेट किए। और यहाँ पर वेस्ट DIG अमीन यूसुफजई के दस्तखत से ये क्लियर हुए थे। ये कैसे होता है कि
10 बार इंक्वायरी हुई है, 2 बार आप गिरफ्तार हुए हो, फिर भी हाजिर सर्विस कोई अलादीन का चिराग होगा, ऐसा ही कुछ है। यही कह सकते हैं। लेकिन लॉ जो है, लॉ में हमेशा हम ये देखते हैं कि पुलिस की तरफ से कोई भी होता है, अगर एक्ट चाहे वो मुजाहिरीन पे तशद्दुद हो जाए या क्राइम में इन्वॉल्वमेंट, सिर्फ पहले मुअत्तली होती है। अगर बहुत ज़्यादा मीडिया शोर मचा दे तो चले, वो हो जाता है कि हमने गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, नहीं, गिरफ्तार कर लिया, तबादला तो वो तो फर्स्ट स्टेप है, सही है, क्वार्टर गार्ड कर देते हैं, सीधा उधर भेज देते। तो क्या कानून में सुकुम है कि आप पुलिस वाला अगर किसी जुर्म में मुलव्वस है तो वो सिर्फ सस्पेंड ही होगा, जिसमें उसको तनख्वाह भी मिलती रहेगी, और फिर एक लंबी इंक्वायरी चलेगी जो आपके पेटी भाई करेंगे, जाहिर है, और तो कोई नहीं करेगा ना, आपके पेटी भाई करेंगे या आपके थाने का SHO कर लेगा, या जैसे इस केस में DIG वेस्ट ने कर ली। तो ये सिलसिला कैसे है सर? देखें, कानून तो सबके लिए है ना, कानून से कहते हैं कि कानून से बालातर कोई नहीं। तो चाहे वो यूनिफॉर्म पर्सन हो या एक आम आदमी हो, कानून उसी तरीके से चलेगा। लेकिन उसको, कानून को अप्लाई करने वाले कौन हैं? वो उसको फैसिलिटेट करना चाहते हैं तो वो फैसिलिटेट होगा, फैसिलिटेट नहीं करना चाहते तो नहीं होगा। ऐसी भी चीज़ें यहाँ पर है। देखें, फरजंद अली कोई वाहिद नहीं है इस कराची पुलिस का, वाहिद नहीं होगा ये गारंटी है कि ये वाहिद नहीं होगा। ये ऐसे पता नहीं कितने फरजंद अली हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद होंगे। मैं आपको एक दो और सबके जो चेयरमैन हैं, राव अनवार, जिन्होंने 144 कत्ल भी किए, मुर्शद, और मुर्शद, तो वो अभी तक जो है वो VIP की तरह केस के लिए आते हैं, और वो घर में आराम से नजरबंद हुए बैठे हैं। क्या हुआ उस केस का? कुछ नहीं हुआ, चल रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है गवाह जो है वो पलटना शुरू हो रहे हैं कि नहीं सर, हमने केस खराब करना इनसे बेहतर कौन जानता है? हाँ, जाहिर है, ये तो एक्सपर्ट है। आपने स्टिल ट्रैवलिंग इन APC। अच्छा, आपने कहा कि यकीनन और होंगे। मैं कुछ जिक्र कर सकता हूँ स्पेसिफिक इंसिडेंट के, जैसे पिछले साल की बात है। 18 जून को न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया के पुलिस स्टेशन के SHO साहब को का एक वीडियो मंजर आम पर आता है, जिसमें वो और 4 और पुलिस एहलकार एक किसी बंदे को गिरफ्तार किया हुआ था, और उनकी फैमिली के साथ वो निगोशिएट कर रहे थे और कह रहे थे कि यार, या तो तुम रोकड़ा निकालो, नहीं तो फिर आपको पता है कि अक्सर लोग फरार हो रहे होते हैं, फिर उनको गोली लग जाती है, वो मर जाते हैं। कानून बहुत सख्त है, कानून बहुत सख्त है। ये वीडियो जब वायरल होती है तो फिर जाहिर है इसके ऊपर एक्शन होता है। अच्छा, उसमें उसमें भी वीडियो है कि एक मुनशियात के फरोख की फैमिली से 20 लाख रुपए वो बरामद कर रहे हैं। यहाँ पर भी वही है कि अच्छा, ये वीडियो उनके मुल्जिम के भाई ने बनाई उनको एक्सपोज करने के लिए। उनका क्या हुआ मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि वो सस्पेंड हुए हैं और उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया गया है। अच्छा, फिर 20 अगस्त की अगर हम बात करें, अगेन पिछले साल के 2 पुलिस वालों को गिरफ्तार किया जाता है कि ये शॉर्ट टर्म किडनैपिंग के सिलसिले में। उसके साथ साथ 25 सितंबर को, और ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, साबिक SHO हारून कोराई जो हैं उनको गिरफ्तार किया जा है, और यहाँ जो स्टोरी है उसमें लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड कंट्रोवर्शियल पुलिस कॉप्स ऑफ द कराची पुलिस स्टेशन। उनको ऐसे उठाया जाता है, और फिर बाद में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जब तस्लीम करती है कि इनको गिरफ्तार किया गया है, कहता था कि असल में पुलिस भी थे, पुलिस ऑफिसर भी थे, और रात को टारगेट किलिंग का काम भी करते थे। उनका असल में था ही कि वो जिस मुश्किल इकोनॉमी है, दो जिस बंदे को मारा था उन्होंने, तो वो बेसिकली एक इदारे का इन्फॉर्मर था। उसने तकरीबन 7 करोड़ रुपए की कोई स्मगल शुदा छालिया, ये बीटल नट माफिया वाली, तो जिसकी छालिया पकड़वाई थी उसने इनसे राब्ता कर लिया। छालिया माफिया। एक सेकंड यहाँ पर पॉज करें, यहाँ पे वक्फा लेना है, तो फिर थोड़ा सा बात करते हैं कि छालिया माफिया, एक नई माफिया का नाम आपने सुना होगा आज। जस्ट टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक जी। ब्रेक से पहले में बात कर रहे थे साबिक सचल थाने के SHO हसन कुराई के बारे में, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि इन्होंने एक पाकिस्तान कस्टम्स इंटेलिजेंस के ऑफिशियल को अगवा किया और फिर उनको कत्ल कर दिया, क्योंकि वो छालिया माफिया के खिलाफ एक्शन ले रहे थे। यानी कि सुनने में बड़ा अजीब लगेगा आपको, छालिया माफिया ने उनकी सपारी पुलिस को दे दी। तो आप देखिए यहाँ पे कितने लेवल्स
यहाँ पर ऑपरेट किए जाएंगे। बहुत कुछ हो भी सकता है, कुछ हो भी सकता है, ऐसे ही चलता रहेगा। अरे चलता तो रहेगा माशाल्लाह। भी इसके अंदर भी एक चीज़ आपको जो इस खातून जो मकसद इस केस के अंदर गिरफ्तार हैं, वो माशाल्लाह यूनिफॉर्म पहन के रेडे मारती थी, पुलिस की यूनिफॉर्म। तो पुलिस की यूनिफॉर्म की ये इज्जत नेक्स्ट लेवल है। अच्छा, हम बात करते हैं ना, अक्सर हमने बात की है कि यार पंजाब में आपने इतनी आईजी चेंज कर दी है, कोई पुलिस रिफॉर्म नहीं लाया, कितनी बुरी बात है, केपी मिसाइली पुलिस। यहाँ पर सिंध हुकूमत का कोई रोल है? सर मैं एक छोटी सी चीज़ कहूँगा, ठीक है। सिंध हुकूमत ने एक साबिक आईजी कलीम इमाम आए थे सर, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने जवाब बनाया था कि जी स्ट्रीट क्राइम में जब कंट्रोल नहीं हो रहा, कराची में ये क्राइम हो रहा है। थोड़ा सा कंपैरिजन मेरे पास इसका मौजूद है। साबिक कलीम इमाम के दौर के अंदर 44% डकैती मदायमत पर कत्ल हुए थे और 374 इंजर्ड हुए थे। 1699 यानी कि 1699 गाड़ियों से लोग छीनी और चोरी की गई और 30,506 मोटरसाइकिलों से लोग महरूम हुए उनके दौर में। अब निस्बतन हम यहाँ पर मुश्ताक मेहर के दौर में आए थे। 28 फरवरी 2020 को उन्होंने चार्ज संभाला। अब तक 129 शहरी कराची के डाकुओं के हाथों जान दे चुके हैं और इसके अलावा 750 इंजर्ड हैं, यहाँ पर ज़ख्मी हो चुके हैं। 88,000 से ज़ायद अफराद मोटरसाइकिलों से महरूम हो चुके कर दिए गए। 3,800 से ज़ायद गाड़ियों से लोग महरूम हो चुके। 46,000 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन से शहरी छीन लिए गए। अच्छा, ये इसके अलावा मोबाइल फ़ोन मेहर के ज़माने में क्राइम बढ़ा है, आप ये एग्जैक्टली डबल हो गया है, डबल हो गया है। तो अब इसके अलावा मोबाइल छीनता, सिर्फ मोबाइल नहीं छीनता, वो नकदी भी छीनता है, घड़ी भी उतरवा लेता है, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ डाल लेता है। ये इसके अलावा है। अब ये आ गया तो वफाक से क्यों नहीं वो करते सिफारिश के हटाएं, क्राइम बढ़ गया है। कौन संजीदा है? नहीं, वफाकी फोर्स तो है ना, या रेंजर्स भी है। नहीं, रेंजर्स देखिए मौजूद ज़रूर है, लेकिन रेंजर्स का सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर्स के मामले के ऊपर है, वो एक मखसूस जगह। लेकिन FIR का इख्तियार पुलिस को है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो है उनकी जिम्मेदारी उनकी नहीं है। जिम्मेदारी रेंजर्स अगर कर रही है तो वो उनकी मेहरबानी है। लेकिन ऑपरेटिंग लाइक अ माफिया अंडर अ माफिया। यस, लेकिन ये कि बिल्कुल को इस तरीके से भी कह सकते हैं तो। लेकिन यहाँ पर ये कि उनको चेंज किया गया था तो इनके बारे में खामोश क्यों है? सामने हाथ जोड़े और कहे कि सर प्लीज नोटिस ले लें, कोई फर्क पड़ेगा आपका? नोटिस देखिए, देखिए स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। रोडों के ऊपर, मेन रोडों पे खड़े होके आप स्नैप चेकिंग कर लेते हैं। जिसके पास जो जराइम पेशा होगा, जिसके पास जैसे फरजंद अली अगर है, वो तो रोड से ही जाएगा, वो पुलिस कार्ड दिखा देगा, निकल आप चले जाएंगे। लेकिन जो कल्प्रिट्स है वो कभी भी रोड से नहीं जाएगा। अच्छा, सेफ सिटी के कैमरास का हम रनिंग आउट ऑफ टाइम जो वो बड़ा चल रहा था, बड़े बरसों से सुन रहे, कराची में कोई ऐसा है? चल तो रहा है सर, वो तो पता नहीं, हम भी कितने सालों से सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई है, कोई इम्प्लीमेंट, यानी कि एक कदम भी अगर आगे बढ़ाया वो तो कागजों की हद तक वो चल रहा है। इजाजत दें तो मैं बात करूँ, ये जितने कराची शहर में और इनफैक्ट पूरे मुल्क में ही हर एक प्राइवेटाइज्ड है, ठीक है। आपकी सिक्योरिटी आपके हाथ में, आपका पानी को गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आता ना, आपको ही मिलता है। सेफ सिटी के CCTV कैमरे भी प्राइवेटाइज्ड ही हैं। ये जितनी आप देखते हैं ना, ये जो वायरल फुटेज होती है, आपका क्या ख्याल है कि ये ऑफिशियल CCTV से आती है? नहीं सर, ये लोगों ने जो अपने गली मोहल्लों में अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने खर्चे से लगाए हुए हैं ना CCTV, ये वहां से आते हैं। शाहरुख के केस में भी यही है, और ये जो अभी बाकी जो 5-10 आइडेंटिफाई हुआ, ये भी बिल्कुल फजल अली भी वहां से आइडेंटिफाई हुआ। इसका मुख्तसर ये है निजी शोबे की हौसला अफजाई की जा रही है जराइम में भी और CCTV में, ऐसा ही। और पुलिस जो है, जब तक ये सिटी सेफ नहीं हो जाती, मेरे ख्याल में कैमरे नहीं लगाएंगे। जब तक पुलिस है तो सिटी सेफ होगी कैसे? ये भी है। ऐसी बात पर पॉजिटिव नोट पर ये ज्यादा हो गया, इतना ही ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, आप भी कभी कभी ज्यादा हो जाते हैं, कभी कभी मुझे भी हक है। आज के लिए इतना ही जी, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।